हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाना सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी सिटी जिसे बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है? नागपुर, महाबलेश्वर, जलगांव या फिर मुजफ्फरपुर। तो जो नागपुर है, नागपुर को हम ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर को स्ट्रॉबेरी सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो अपना जलगांव है, जलगांव को बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर को लीची सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे ज्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है, इसलिए मुजफ्फरपुर को लीची सिटी के नाम से जाना जाता है। ये लीची के लिए फेमस है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा बनाना सिटी, तो उसका राइट आंसर रहेगा जलगांव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट इज सिचुएटेड एट। जो ग्राउंडनट का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, झांसी, जूनागढ़ या फिर अजमेर। जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ग्राउंडनट का, वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। और ये हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर, मतलब फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर किसके लिए खुला था? ग्राउंडनट के लिए। कहाँ पर? जूनागढ़ में। नेक्स्ट है अपना न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है अपना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दोनों कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? झांसी में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट जूनागढ़ में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, जो सीड स्पाइसेस है उनके लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? अजमेर में। तो ग्राउंडनट के राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर, ये कौन सा ईयर है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है? 2014, 2008, 2020, 2016। तो जो हमारा 2014 है उसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था। जो अपना 2008 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। और 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया गया था। और 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ये पल्सेस के लिए डेडिकेट था। इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से हमारे इंटरनेशनल ईयर है। इंटरनेशनल ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑब्जर्व बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन। जो हमारा 2004 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में मनाया जाता है। 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम। 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। 2007 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। 2008 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स। 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2012 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, आल्सो सेलिब्रेट एज नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। मतलब कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ईयर तो कोऑपरेटिव था, साथ ही साथ नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी कौन सा था? 2012। 2013 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। 14 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 15 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट। 2016 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस था और इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 2017 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। 2018 जो है इसको रिकमेंडेड किया गया था नेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए, लेकिन उस टाइम इसको नहीं मनाया गया था, इसको फिर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 21 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 22 इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और 2023 जो था वो क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो जो 2018 में किया गया था उसको वहां पर न मना के फिर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। और 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के रूप में किया गया है। तो अपना जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2024।
8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च और 3 मार्च। जो हमारा 21 मार्च है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे अपना कब आता है? 21 मार्च को। 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर। और 23 मार्च जो है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और इसके अलावा हम देखें 3 मार्च, तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके अलावा हम देखते हैं मार्च में और अपने जो इम्पोर्टेंट डे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। जो अपना 8 मार्च है ये रहेगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और जो अपना 15 मार्च है, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो हमारा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 23 मार्च, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है? पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एबीए, एब्सिसिक एसिड, केओलिन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी होती है जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप या फिर रिफ्लेक्टिव टाइप, ग्रोथ रिटार्डेंट। तो जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है वो है अपने पीएमए, पीएमए हो गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। फिर हो गया अपना एट्राजीन, एट्राजीन। इसके अलावा हो गया अपना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अपने स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप मतलब ये क्या करते हैं, जो स्टोमेटाओं को क्लोज कर देते हैं, पीएमए, एट्राजीन और CO2। नेक्स्ट है अपना फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तो जो अपना फिल्म फॉर्मिंग टाइप है वो अपना कौन से है? वो है अपने मोबिली, हेक्साडेकेनोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन है अपना ऑयल और वेक्स। ये अपना क्या करते हैं कि जो अपन अपने लीफ वगैरह रहती है जहाँ पे भी स्टोमेटा है वहाँ पे क्या करते हैं, इनको जब अपन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक थीन फिल्म बना देते हैं, मतलब एक थीन लेयर बना देते हैं, जिससे क्या होता है जो अपना ट्रांसपीरेशन है वो रेट कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपने आते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइम। रिफ्लेक्टिंग टाइप जो है, रिफ्लेक्टिंग टाइम में तो क्या करते हैं कि रेडिएशन जो आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जो लिप टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप का अपना एग्जाम्पल कौन सा है? केओलिन। नेक्स्ट है अपना ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट क्या होते हैं कि क्या करते हैं कि जो शूट ग्रोथ है मतलब जो तने की जो ग्रोथ है उसको कम कर देंगे और जो रूट ग्रोथ है उससे बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन उसका जो पानी का जो लॉस हो रहा है वो कम होगा क्योंकि शूट की ग्रोथ कम हो गई और रूट की ग्रोथ बढ़ गई है। तो ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा है अपना? साइकोसिन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रिपल सी, ट्रिपल सी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी। ये सभी एंटी ट्रांसपेरेंट, इनकी कैटेगरी अलग अलग है लेकिन सभी काम क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन को रोकने का ही काम करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो इज गिवन बाय। जो सीड प्लॉट टेक्निक है पोटैटो की वो किसके द्वारा दी गई थी? पुष्करनाथ, रामानुजन, बीपी पाल, FW वेट। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक वो दी गई थी पुष्करनाथ के द्वारा। और रामानुजन है इन्होंने भी पोटैटो में दिया था ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था? एस रामानुजन ने। बीपी पाल की हम बात करें तो फर्स्ट डीजी थे आईसीआर के। आईसीआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? अपने बीपी पाल। और जो एफ वेंट है, एफ वेंट है इन्होंने थर्मो पीरियोडिज्म टर्म दिया था और इन्हें फादर ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन को क्या किया था? आइसोलेट किया था सबसे पहले किसने? FW वेंट है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट पुष्करनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है SBI, ये कहाँ पर लोकेटेड है? कोयम्बटूर, लखनऊ, करनाल, कानपुर। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1912 में, 1912 में इसको स्टेब्लिश किया गया था कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम देखें कि और भी हमारे जो शुगर केन से रिलेटेड है
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन कहाँ पर है, तो ये है अपना लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1952 में। कौन सा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI, ये कहाँ रीजनल सेंटर, जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो तो कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और इसका जो रीजनल सेंटर है वो करनाल में, और ये कब बना था, 1932 में। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर है करनाल, 1932। और कानपुर, एक और ऑप्शन है अपने पास, तो कानपुर में अपन देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स एंड रिसर्च यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर कहाँ पर है, करनाल में। कोयम्बटूर जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बना था 1912 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन कहाँ पर, लखनऊ में, और लखनऊ में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो 1952 में बना था। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर ये करनाल में है, और ये बना था 1932 में। तो यहाँ पर जितने भी हमारे शुगर केन रिलेटेड इंस्टीट्यूट है उनके बारे में अपन ने देख लिया, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिलेटेड टू जूट। तो जूट हमारा जो है उससे कौन सी प्रोसेस रिलेटेड है, रेटिंग, अर्थिंग अप, डीसकरिंग या फिर स्टॉकिंग। तो जो हमारा जूट है इसमें रेटिंग की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे जूट के बंडल है, बंडल बना के क्या करता है, उस जो हमारा फाइबर है उसको अलग करने के लिए उसे पानी में डाल दिया जाता है एक बंडल बना के। तो उसको अपन कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, रेटिंग की प्रोसेस बोला जाता है। इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हम जूट में देखें तो रेटिंग के अलावा इसमें स्ट्रिपिंग होती है। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि रेटिंग के बाद क्या करते हैं, जब उसका फाइबर लूज हो जाता है उस फाइबर को रिमूव किया जाता है। एक और इसमें होती है रिबोनिंग। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप जो की जाती है ये ग्राउंड नट में, पोटैटो में और शुगर केन में की जाती है। ग्राउंड नट, पोटैटो और ग्राउंड नट हो गया अपना, पोटैटो हो गया और शुगर केन, इन सभी में कौन सी की जाती है, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप में क्या, अर्थिंग अप किसके लिए किया जाता है, इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है आसपास, और इसमें क्या है सपोर्ट के लिए करते हैं, सपोर्ट के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए अर्थिंग अप किया जाता है। और शुगर केन जो होता है अपना, शुगर केन में सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग अप की प्रोसेस को अपनाते हैं। डीसकरिंग जो है, डीसकरिंग टोबैको में, टोबैको, बनाना, टोबैको और बनाना में क्या रहता है, इसमें जो एक्स्ट्रा शकर्स होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, डीसकरिंग। स्टोकिंग जो है, स्टोकिंग टोमेटो में की जाती है, ये सहारा देने के लिए की जाती है, टोमेटो को सहारा देने के लिए की जाती है स्टोकिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट, रेटिंग। कौन सी प्रोसेस जूट से रिलेटेड है, रेटिंग, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू मेच्योरिटी ऑफ पी। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा यंत्र है जो पी की परिपक्वता को, पी की मेच्योरिटी को बताता है। पेनेट्रोमीटर, टेंट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर। तो जो हमारा पेनेट्रोमीटर है, पेनेट्रोमीटर ये मेजर करता है सॉइल की स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को मेजर करता है पेनेट्रोमीटर। मेच्योरिटी ऑफ पी, जो मटर की परिपक्वता को मेजर करता है वो है टेंड्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायु दाब है उसको मापने के लिए हम एनोरॉइड बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टेंड्रोमीटर, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड। मेज का जो प्रोटीन होता है उसे किस नाम से आता है, ग्लूटीन, जीन, ओराइजेनिन या फिर एल्बुमिन। तो जो मेज प्रोटीन है वो कौन सा होता है, जीन। इसके अलावा हम और भी जीन प्रोटीन देखते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन नोनस, मसल से जो प्रोटीन होता है उसको कोलाजन होता है। सिल्क प्रोटीन होता है फाइब्रोलिन। हेयर एंड वूल में जो प्रोटीन पाया जाता है होता है केराटिन। सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइसिन। व्हीट में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। राइस में ओराइजिन, बार्ले में एल्बुमिन, और मेज में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है जीन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इन, जो टी एंड वी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है ये राजस्थान में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1974, 1975, 1987, 1984। तो जो हमारा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में राजस्थान में। 1975 में हम बात करें
तो जो हमारा फर्स्ट आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, जिसे प्रथमा बैंक के नाम से जाना गया था, ये स्टेब्लिश हुआ था 1975 में। 1987 में मेनेज की स्थापना की गई थी। मेनेज कहाँ पर है? हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1987 में। और 15 अप्रैल 1984 को स्टेब्लिश हुआ एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो 1974 में ट्रेनिंग एंड विजय सिस्टम आया था, 1975 में फर्स्ट आरआरबी बना, 1987 में मेनेज स्टेब्लिश हुआ था हैदराबाद में, और 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is also known as the father of soil testing technique? इनमें से किसको फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है? जेवीडीपी, एमएल्ट्रक, जेथ्रो टूल, वीवीडोको, चेप। तो हमारे जो जेलीबी है, जेवीडीपी, इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? जेवीडीपी, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और साथ ही साथ इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम टर्म भी लिया था। वो टर्म दिया था इन्होंने 1840 में, 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम टर्म दिया था जेवी लिपि ने। तो एमएल्ट्रक जो है ना, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है। जेथ्रो टूल को फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जीरो टिलेज टर्म दी थी, और वीड साइंस के लिए इन्होंने बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। वीवी डाकोचेक जो है, इन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है, और फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कहा जाता है। सॉइल साइंस की तो ब्रांच होती है पेडोलॉजी और इडेकोलॉजी। तो जो पेडोलॉजी है, वो फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? वीवी डॉकोचेक को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, एमएल ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप? हमारे जो क्रॉप है इनके डिफरेंट डिफरेंट फेमस नेम है। तो ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप किसे कहा जाता है? मेज को, व्हीट को, पर्ल मिलेट को, या फिर सोरगम को। तो हमारा जो मेज है, मक्का, इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। व्हीट जो है, व्हीट को अपन किंग ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ सीरियल। और जो पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट को कहा जाता है पुअर्स ग्रेन, पुअर्स ग्रेन, एक और पर्ल मिलेट है। और सोरगम को जाना जाता है किंग ऑफ कोरासे सीरियल। जो मोटा अनाज होता है उसका किंग कौन है? अपना सोरगम। तो किंग ऑफ सीरियल तो व्हीट है, लेकिन किंग ऑफ कोरासे सीरियल जो मोटा अनाज है उसका रहेगा सोरगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? जो सीड एक्ट आया था वो कब पास हुआ था? 1968, 2002, 1983, 1957। तो जो हमारा सीड एक्ट आया था वो आया था कब? 1966 में, और ये इन्फोर्स्ड हुआ था 1969 में। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 1966 कर लेते हैं अपन इसको। तो जो सीड एक्ट आया था वो 1966 में आया था, और इसको जो इन्फोर्स में आया था 1969 में। इसके बाद जो सीड पॉलिसी आई थी वो आई थी 2002 में। सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था 1983 में, और फर्टिलाइज कंट्रोल ऑर्डर आया था 1957 में। और जो फर्टिलाइज कंट्रोल ऑर्डर तो 1957 में आया था, लेकिन इसको रीडिफाइन किया गया था 1985 में। तो हमारा सीड एक्ट कब आया था? 1966। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर टेप इज यूज्ड फॉर हाईली टॉक्सिक केमिकल? हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको अलग अलग कलर के द्वारा दर्शाया जाता है कि किसका मतलब कितना टॉक्सिक पॉइजन उसके अंदर है। तो हाईली टॉक्सिक के लिए कौन सा कलर टेप यूज किया जाता है? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो हमारा जो हाईली टॉक्सिक है उसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? येलो। रेड जो रहता है वो रहता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए, एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए रहेगा अपना रेड, हाईली टॉक्सिक के लिए रहेगा येलो। ग्रीन जो रहता है वो रहता है लेस टॉक्सिक, जो सबसे कम जहरीला होता है उसके लेस टॉक्सिक के लिए ग्रीन, और ब्लू रहता है मॉडरेटली टॉक्सिक के लिए। तो सबसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए रेड कलर यूज किया जाता है, हाईली टॉक्सिक के लिए येलो कलर, और मॉडरेटली टॉक्सिक के लिए ब्लू कलर, और जो सबसे कम टॉक्सिक मतलब नाम मात्र जिसमें पॉइजन होता है उस केमिकल के लिए जो टेक यूज किया जाता है वो रहता है ग्रीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिकमेंडेड एनपीके फॉर ऑयल सीड इज, जो ऑयल सीड में होती जो तेल वाली फसलें होती हैं उनके लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितना रिकमेंडेड होता है? 4:2:1, 4:1:4, 1:2:1 और 2:2:1। तो ऑयल सीड के लिए रहेगा 4:1:4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सीरियल के लिए 4:2:1 और जो अपनी लेग्यूम क्रॉप है उनके लिए रहेगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMI was established on। DMI का यहाँ पर फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1958, 1929, 1935, 1965। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जो था वो आया था 1935 में। ये जो DMI है इसको क्यों बनाया गया था? तो इम्प्लीमेंट द एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग पॉलिसी है और प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हम देखते हैं 1958 में। 1958 में नाफेड की इस नाफेड को एस्टेब्लिश किया गया था। नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। 1929 में ICR आया था अपना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और 1965 में बना था अपना NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सिचुएटेड इन। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है IIHR, ये कहाँ पर है? बेंगलोर, लखनऊ, श्रीनगर, बीकानेर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलोर में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1967 में। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। स्टेब्लिश हुआ था 1972 में और इसका नाम रीनेम हुआ था ये 1995 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है श्रीनगर में, ये बना था 1994 में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में, ये बना था 1994 में। तो यहाँ पे हमने जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट है उनके बारे में देखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च अपना बेंगलोर में था, 1967 में बना था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में 1972 में बना और इसका रीनेम हुआ था 1995 में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में ही 1994 में बना था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये बीकानेर में है और ये 1994 में बना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? कॉटन, जूट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या फिर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो गोल्डन जो अपना कॉटन है, कॉटन से रिलेटेड कौन सी है? अपनी सिल्वर। जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? कॉटन से। जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है अपनी गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है अपनी कौन सी? एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड है सिल्वर रिवॉल्यूशन। और जो अपनी गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हनी प्रोडक्शन और फ्रूट से रिलेटेड है। जो दूसरा क्रांति है वो किससे? एग प्रोडक्शन से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल कंटेंट इन सेब फ्लावर। जो अपनी कुसुम है सेब फ्लावर उसमें ऑयल कितना पाया जाता है? 45, 24 to 36%, 46 to 52% और 20%। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 to 36%। इसके अलावा हम हमारे जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है उनका देखते हैं। तो ग्राउंड नट में पाया जाता है 45% ग्राउंड नट में। अपना जो सेब फ्लावर है उसमें 24 to 36%। सीसेमम जो है उसमें 46 to 52%। सोयाबीन में 20%। इसके अलावा कोकोनट जो है कोकोनट में पाया जाता है 60%। रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड और मस्टर्ड में पाया जाता है 39% और जो केस्टर है उसमें पाया जाता है 35 to 58%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 24 to 36%। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।